हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस के लिए जो केबीसी नैनो का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगर आपको आंसर पता है तो फ्रेंड्स आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है ये 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 28 जुलाई के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने? तो 2025 तक रखा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है। टोटल उसमें 8 सेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। आज हमने उसका सेट नंबर 1 कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें से जो उत्तरदायी है फ्रेंड्स वो डीएनए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो फ्रेंड्स यह जो लवण है यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो IUPAC नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैथ लैब है इसको कैथेटराइजेशन लैब कहा जाता है। ठीक है, कैथेटराइजेशन लैब को आमतौर पर कैथ रोग कहा जाता है और हृदय की बीमारी से पीड़ित मरीजों का उपचार होता है यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग में, क्योंकि कार्डियोलॉजी ही हृदय से संबंधित विभाग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इसमें से देखिए, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। बल का आपको पता है कि न्यूटन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दाब का तो ये पास्कल होता है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें से हिरन में, जेब्रा में और घोड़ा में खुर होता है, गिधड़ में खुर नहीं होता है। गिधड़, कुत्ता, इन सब में खुर नहीं होता है। उसके बाद देखिए यूरिया है एक। अच्छा, यूरिया में अगर हम बात करें तो 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, CH4N2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताते चलो। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो जो है फ्रेंड्स यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि इन युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। इसमें से जो सही सुमेलित दिया गया है वो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ओजोन रिक्तता। यह चर्म कैंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लेजर एक युक्ति है, LASER। अब देखिए इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर किरण का खोज जो था ये 1960 में TH मेमन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेजर किरण का खोज TH मेमन ने किया था। और लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है,
इसके तरंग दैर्ध्य से। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद देखिएगा कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल का जो डेल्टा है उसको निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। मोरीबंद डेल्टा, अपरिपक्व डेल्टा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपरिपक्व डेल्टा, एक मोरीबंद डेल्टा हो गया, एक अपरिपक्व डेल्टा हो गया। उसके बाद प्रौढ़ डेल्टा हो गया, ठीक है, प्रौढ़ डेल्टा हो गया। उसके बाद हो गया आपका सक्रिय डेल्टा, ठीक है। तो मोरीबंद डेल्टा जो है ये आपका किसका, बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। बंगाल डेल्टा का उपविभाग मोरीबंद डेल्टा, अपरिपक्व डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और सक्रिय डेल्टा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। तो यहाँ देखिए राजस्थान के बागौर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो उस समय भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार जो था अकबर के शासनकाल में दक्कन में, ये हल की संख्या थी, ठीक है, इसी के आधार पर जो था राजस्व वसूला जाता था। उसके बाद देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। देखिए इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत में पॉलीगर कौन थे। तो जो दक्षिण भारत में पॉलीगर थे वे क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में, ध्यान रखेंगे 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर और उनके भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता में किया था। अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता में 1907 में किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया तो ये उस समय एंड्रूज फ्रेजर था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये स्थानीय स्वशासन के लिए इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत दिया गया है। उसके बाद देखिए, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए, कर्नल वायली की हत्या जो है ये किसने किया था। तो फ्रेंड्स 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किया था, और 1909 में इन्हें मृत्युदंड की सजा भी दी गई थी। तो मदन लाल ढींगरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर की बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो आपको पता है कि ये बख्तियार खिलजी था। देखिए बख्तियार खिलजी तो जो था फ्रेंड्स, ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट करवा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। उसके बाद देखिएगा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आपको पता है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। उसके बाद देखिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसमें से देखिए पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं। यहाँ पर देखिए सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सन्यासी विद्रोह का जो समय था ये फ्रेंड्स 1760 से लेकर के 1800 के दरमियान हुआ था। कहीं कहीं आपको 1763 भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 1770 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो सीधे दिख रहा है। उसके बाद कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1831-32 में। यहाँ 1870 दिया गया, ये भी गलत है, ठीक है। तो सी भी गलत दिया गया और डी भी गलत दिया गया है, बाकी ये दोनों सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये 1931 में दूसरा हुआ था, 1930 में पहला हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। ये क्रम आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि 1932 में तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था कुशीनगर में,
ठीक है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अभी मैंने बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स उसमें भाग नहीं लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि त्रावणकोर के दीवान थे, खाली स्थान दिया गया है, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो देखिए ये त्रावणकोर विद्रोह था, 1808-9 में हुआ था, और फ्रेंड्स इसका नेतृत्व किया था वेलुथम्पी ने। और ये जो 1808-9 का जो त्रावणकोर विद्रोह था, इसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो ये 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय दिल्ली दरबार का जो आयोजन 1911 में किया गया था, उसी समय इसको रद्द किया गया था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1912 में राजधानी को दिल्ली लाया गया था। उसके बाद देखिएगा कि व्याप्तगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर सतारा को सर्वप्रथम 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर जो थे ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे और इनकी मृत्यु पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा माना गया है? लघु हिमकाल, तो ये लघु हिमकाल जो है ये माना गया है 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये वृक्षों की कटाई से संबंधित है, यानी कि पादप संरक्षण हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, यह सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद देखिए भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सिल्वर लोनों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रश्न मैंने कराया है आपको, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड हैं, छोटे खगोलीय पिंड हैं, जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो एस्ट्रॉयड जो हैं ये फ्रेंड्स मंगल और किसके बीच? बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप और मिनिगाय द्वीप में पाई जाती है। ये कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है प्रवाल भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग में आपसे पूछा गया है, तो लगभग में 31% हो जाएगा। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो लगभग में दिया गया है 31% हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से तांबा उद्योग कहाँ है? तो ये आपको पता है कि राजस्थान के खेतरी में होता है। टीटागढ़ जो ये पश्चिम बंगाल में है और ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए टीटागढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो कहीं भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी जनजाति हैं, मतलब एसटी जो हैं फ्रेंड्स, ये हरियाणा और पंजाब में चिन्हित नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए हरियाणा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, सबसे बड़ा जो राज्य है ये राजस्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के बाद, तो राजस्थान के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा बताइए? राजस्थान के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है फ्रेंड्स यह परिणाम किसका है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर पर्वत निर्माणकारी बल का। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ आप दक्षिण पश्चिम इसको बना लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह फसल जो है यह मूंगफली है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, ठीक है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जूट का पश्चिम बंगाल में होता है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन में यह है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है फ्रेंड्स ये गॉडविन ऑस्टिन है। ग्रांड कैनियन क्या है। देखिए ग्रांड कैनियन एक नेशनल पार्क भी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रांड कैनियन एक खड्ड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से। ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है जो कि जून के प्रथम सप्ताह में। तो यहाँ पर देखिए 5 जून दिया गया है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर तमिलनाडु दिया गया है, ठीक है। अगर केरल दिया रहता तो केरल हो जाता, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है। सबसे कम लिंगानुपात जो है ये हरियाणा में है, आपको पता है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है ये भी पूछा जा सकता है। तो 943 है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है। तो संविधानोत्तर संस्था इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया था, आपको पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिना अनुमति के कितने दिन सांसद अनुपस्थित रह सकता है संसद में, ये पूछा गया। देखिए बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आपको पता है कि 60 दिन होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 60 दिन दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है फ्रेंड्स यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है, परामर्शदात्री संस्था है। इसीलिए कहीं भी इसका अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया गया है। और इसकी स्थापना जो है संस्थानम समिति के अनुशंसा पर 1964 में किया गया था। संस्थानम समिति के अनुशंसा पर 1964 में किया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको पता है अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन सा अधिकार है। ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। देखिए यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आंसर इसका माना गया है वो संवैधानिक अधिकार माना गया है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो मत देने का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, जो कि यहाँ पर देखिए वैधानिक अधिकार भी दिया गया है। तो यूपी पीएससीएस हालांकि इसका उत्तर संवैधानिक अधिकार माना है, तो आप मान के चलेंगे कि संवैधानिक अधिकार ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं रहे ऑप्शन में वैधानिक अधिकार रहे तब आप वैधानिक अधिकार पर टिक लगाएंगे। देखिए जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति की जो है गठन किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। और 1957 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव भी दिया था। और पहला जो पंचायती राज स्थापित किया गया था राजस्थान में किया गया था। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसमें से जो सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से संबंध हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। 64 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो देखिए समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, ये सब जो है आपके समवर्ती सूची में आएंगे। तो शिक्षा यहाँ पर दिया गया है। पुलिस राज्य सूची में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे।
लगातार 2 बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे थे? तो फ्रेंड्स 1950 से 1962 तक रहे थे। उसके बाद देखिएगा, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये उच्च सदन है, विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं और दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है। इसका अनुसार तो ऑप्शन इसका 2 होना चाहिए था, मतलब डी पहले ये था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो फ्रेंड्स ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसी समय मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार में रखा गया था। और उस समय जो था ये मोरारजी देसाई की सरकार थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी की। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन था। और 74वां जो था फ्रेंड्स ये नगर पालिका से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 72 नंबर की बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य की जाती है। यहाँ बिहार के राज्यपाल हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, उनका नाम आप जरा कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो देखिए महान न्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, इसीलिए इसको हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी को यहाँ पर लुप्त संख्या पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 75 से लेकर के अगर बात करें तो 92 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के रूप पर टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आइए 93 नंबर में देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बैंक दर का आशय है। बैंक दर का जो आशय है वो आपका हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 94 नंबर देख लीजिएगा कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिपिन चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो फ्रेंड्स ये वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। उसके बाद देखिएगा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स यह संबंधित है पोलो से। 97 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए और अपना स्कोर भी जाते जाते बता जाइएगा। ठीक है, लिखते जाइए स्कोर अपना। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से पूछा गया कि सही कौन सा है और यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सभी के सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही दिए गए हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ लीजिएगा, सभी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, सभी 1 2 3 4। उसके बाद 99 नंबर देखिएगा कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो ओलंपिक जाना जाता है विकलांगों के लिए, इसको कहा जाता है एबिलिम्पिक्स के रूप में। ठीक है, एबिलिम्पिक्स के रूप में। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।